हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। एज पर आईसीसी हु कैनॉट यूज सिल्वर टू पॉलिश बॉल्स। आईसीसी के अनुसार गेंदों को चमकाने के लिए लार का उपयोग कौन नहीं कर सकता। इसका आंसर था जो प्लेयर ग्राउंड पे होगा उनमें से कोई भी प्लेयर लार का उपयोग नहीं कर सकेगा। और कौन कौन से प्लेयर होते हैं एक बार फील्ड में? बैट्समैन, बॉलर, फील्डर और विकेट कीपर। इनमें से यदि कोई भी प्लेयर ग्राउंड में है, ग्राउंड के अंदर है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेयर लार का उपयोग नहीं कर सकेगा बॉल को चमकाने के लिए। और बॉल चमकाई क्यों जाती है? बॉल चमकाई जाती है, जो रिवर्स स्विंग बॉलर डालता है, बॉल डालने के बाद उसको मिलती है रिवर्स स्विंग, उसमें उसको फायदा होता है लार से बॉल को चमकाने के लिए। और ये जो डिसीजन लिया गया है, जो कोविड-19 क्राइसिस के कारण लिया गया है, उसके अधीन कोई भी व्यक्ति लार का उपयोग नहीं कर सकेगा। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये एक 17 मेंबर की आईसीसी कमेटी गठित की गई थी अनिल कुंबले जी की अगुवाई के अधीन, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन के अधीन उन्होंने बोला है इसके बाद जो बॉलर को क्या होगा, रिवर्स स्विंग का फायदा मिलना कम हो सकता है। इसके लिए उन्होंने पिचेस को रिकमेंड किया है, पिच को बॉलर फ्रेंडली बना दीजिए। इसके बाद क्या होगा, बॉलर को फायदा मिलना फिर से शुरू हो जाएगा, मगर वो बॉल पे सलीवा और लार को यूज नहीं कर सकता। उसकी जगह उन्होंने रिकमेंड किया गया है वो अपना स्वेट, जो पसीना होता है, उसकी जगह वो उसको यूज कर सकता है। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है 17 मेंबर की कमेटी थी उसमें। उससे पहले हम जानते हैं आईसीसी के डिटेल क्या है, आईसीसी कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। चलिए देखते हैं इसका हेडक्वार्टर। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जो इसकी मेंबर है वो है 104। परमानेंट मेंबर बोल सकते हैं और फुल मेंबर बोल सकते हैं, वो है 12 मेंबर इसके परमानेंट और फुल मेंबर है। और जो एसोसिएट मेंबर है उनमें है 92 कंट्रीज इसकी एसोसिएट मेंबर है और 12 कंट्रीज इसकी परमानेंट मेंबर है। चलिए ये होगी बात हमारे आईसीसी की और सलीबा की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच कंपनी इशूड राइट इशू। किस कंपनी ने जारी किया राइट इशू? तो इसका आंसर है रिलायंस। रिलायंस ने राइट इशू जारी किया है। उससे पहले हम जानते हैं रिलायंस का राइट इशू क्या है और राइट इशू क्या होता है। राइट इशू होता है जब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक कंपनी ऑफर देती है, आप हमसे शेयर लीजिए, और वो शेयर अभी तक मार्केट में इशू नहीं किए, वो सिर्फ शेयर होंगे ओनली फॉर द शेयर होल्डर, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको सिर्फ शेयर दिए जाएंगे, वो होते हैं राइट इशू। इसको एक एग्जांपल के साथ मान लीजिए एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति जो है वो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मीन उसके पास कंपनी के शेयर्स है 10, और सेकंड व्यक्ति है उसके पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी मार्केट से 100 रुपीज इकट्ठे करने चाहती है। वो क्या करेगी? वो कंपनी राइट इशू जारी करेगी। सबसे पहले राइट इशू का मतलब क्या होगा, वो अपने शेयर होल्डर से पूछेगी मैंने 3 रुपए का जो शेयर है मेरा मार्केट में, वो आपको मैं 2 रुपए में दे रही हूँ, क्या आप मेरे से परचेज करेंगे? और उसके लिए वो कुछ कंडीशन और लगाएंगी, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। और वो क्या व्यक्ति करेगा, यदि वो 100 रुपए के शेयर 50 शेयर ले लेता है, तो क्या हो गया, कंपनी का 100 रुपए का मुनाफा हो गया, मीन्स कंपनी 100 रुपए के इकट्ठे हो गए। यदि वो व्यक्ति 50 रुपए के शेयर लेता है और उस कंपनी ने क्या किया, 50 रुपए इकट्ठे कर ले, मगर उसके 50 रुपए बच गए, अभी कंपनी क्या करेगी, जो 50 रुपए बाकी होंगे वो फिर मार्केट में इशू करेगी, कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है, वो होगी इक्विटी। मगर सबसे पहले क्या होगी, वो राइट इशू जो उसके शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग, उनको एक शेयर की ऑप्शन देगी, वो होगा राइट इशू। चलिए इसको आगे देखते हैं। रिलायंस कितने का इशू जारी किया है? रिलायंस ने 53,125 करोड़ का राइट इशू जारी किया है, और वो जारी किया है उन्होंने इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा राइट इशू। इससे पहले वोडाफोन और आइडिया ने सबसे बड़ा राइट इशू जारी किया था वर्थ 25,000 करोड़ का। उसके बाद सबसे बड़ा राइट इशू जारी किया है इंडियन हिस्ट्री का रिलायंस ने 53,125 करोड़। यदि कोई शेयर की प्राइस 100 रुपीज है तो 25% व्यक्ति को शेयर के साथ ही देना होगा, बाकी पैसे 75 रुपीज है वो 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। और ये कितने का इशू करेगी कंपनी राइट इशू? राइट इशू पर शेयर होगी कॉस्ट इसकी 1257, और इसका मार्केट में प्राइस क्या होगा, 1407। मीन्स कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर है उनको एक बेनिफिट देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज़ का बेनिफिट दे दिया।
अब सेकंड क्या उन्होंने इस पे कंडीशन लगाई है, सेकंड कंडीशन इस पे लगाई है 15 शेयर पे एक शेयर देगी। यदि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 15 शेयर है तभी वो एक शेयर परचेज कर सकते हैं। यदि उसके पास 10-14 शेयर्स है तो वो कंपनी का शेयर परचेज नहीं कर सकती राइट इशू के अंदर। और इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपके पास 100 शेयर्स हैं और आप चाहते हैं कंपनी का राइट इशू लेना, और क्या होगा, कंपनी ने कंडीशन क्या लगाते हैं इस पे 15 शेयर पे 1 शेयर। इसका मतलब 15 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी जो वैल्यू है 100 शेयर्स की वो उसमें कितने आते हैं, उसमें आ रहे हैं 90। 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 90। और आगे को जो 10 शेयर वहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट 10 शेयर पे 15 शेयर पे ही बेनिफिट मिलेगा। मींस आप 6 शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं। ये इशू किया गया है 20 मई को। इससे पहले हम रिलायंस की डिटेल जानते हैं। रिलायंस की पूरी डिटेल क्या है। रिलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है मुकेश अंबानी जी। आप इनको सीईओ भी बोल सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वो ही है। और जो रिलायंस के फाउंडर है वो है धीरू भाई अंबानी जी। और धीरू भाई अंबानी जी ने जो एम्पायर खड़ा किया था उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी ने उसको डिवाइड कर लिया था। टोटल एसेट अभी तक है जो रिलायंस के वो है $140 बिलियन के। और जो रिचेस्ट पर्सन है एशिया के वो है मुकेश अंबानी जी है। मीन जो एमडी सीईओ है मुकेश अंबानी जी किसके, रिलायंस के। और ये टॉप 10 फॉरवर्ड्स की लिस्ट में भी रिचेस्ट पर्सन की आ चुके हैं। चलिए इसके बाद हम जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लोकोमोटिव इंजन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन रेलवे अंडर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय रेलवे द्वारा किस लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया गया। इसका आंसर था WAG-12B को निर्माण किया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। उसके पहले हम जानते हैं मेक इन इंडिया है क्या। मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके अधीन क्या किया था, अलग अलग कंपनीज को इनवाइट किया गया था, आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ पे प्रोडक्ट बनाइए और आपको इसके लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाएगी, कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। और उसके बाद बहुत सी कंपनीज ने इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने मेक इंडिया प्रोजेक्ट के अधीन एक इंडिया रेलवे का इंजन भी बनाया है। अभी इस इंजन को बोलते हैं हम लोकोमोटिव इंजन WAG-12B, जिसकी हॉर्स पावर होगी 12,000। मीन्स इसकी हॉर्स पावर क्या है, 12,000 इसकी हॉर्स पावर है। और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है। और इसको जो डिपार्ट किया गया सबसे पहले वो किया गया है पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है। मीन्स उत्तर प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन से इनको डिपार्ट किया गया है। और इसकी जो स्पीड होगी अप टू 100 किलोमीटर। को मैन्युफैक्चर और असेंबल कहाँ पे किया गया है, इसको मैन्युफैक्चर और असेंबल किया गया है बिहार के एक प्लांट में और वो है माधेपुरा में। माधेपुरा के इंडियन रेलवे के एक प्लांट में इसको मैन्युफैक्चर किया गया और असेंबल किया गया। मीन्स इसके जो पुर्जे हैं वो भी खुद बनाए हैं और इन सभी को इकट्ठा करके जो रेलवे का इंजन बनाया गया है वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ही बनाया गया है। चलिए ये होगी बात मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की, जिसके अधीन हमारे इंडियन रेलवे ने इसको बनाया है और ये होगी लोकोमोटिव इंजन। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। When डोमेस्टिक फ्लाइट्स में स्टार्ट, घरेलू उड़ानें कब शुरू हो सकती है। इसका आंसर था 25 मई। हमारे जो एविएशन के मिनिस्टर है उन्होंने डेट दी है 25 मई को हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू हो सकती है। और ये अनाउंसमेंट की थी हमारे एविएशन मिनिस्टर है। एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है, हरदीप सिंह पुरी जी हमारे एविएशन मिनिस्टर है। और इन सभी की आपको जो फोटोग्राफ्स है और सभी के जो डिटेल्स है आपको हमारे एनिमेशन चल रही है वहाँ पे मिलती रहेगी। यदि आपको पूरी डिटेल चाहिए तो पास 2 ऑप्शंस है, नीचे दी गई पहले लिंक पे आपको मिलेगी ओनली PDF। उसके बाद यदि आपको डेली PDF चाहिए और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी सेकंड ऑप्शन आपके पास दी गई है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। हरदीप सिंह पुरी जी हमारे हैं एविएशन मिनिस्टर और इन्होंने बताया सिलेक्टेड रूट्स पे डोमेस्टिक फ्लाइट चलेंगी। ऑल ओवर द इंडिया फ्लाइट्स को हम ओपन नहीं कर रहे हैं, ओनली सिलेक्टेड रूट पे ही हम ओपन कर रहे हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स है। जो पहले इसकी बात जानते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अंतर क्या होता है। जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है वो विद इन द कंट्री चलती है और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है वो एक देश से दूसरे देश में चलती हैं। समझ लीजिए इसको और तरीके से, दिल्ली से फ्लाइट चली मुंबई के लिए वो होगी डोमेस्टिक फ्लाइट, दिल्ली से फ्लाइट चली लंदन के लिए, दिल्ली से फ्लाइट चली ढाका के लिए, वो होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मीन्स एक कंट्री से जब फ्लाइट दूसरी कंट्री में जाती है वो होगी
इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली डोमेस्टिक फ्लाइट्स की, डोमेस्टिक फ्लाइट्स ओपन कर रहे हैं एविएशन मिनिस्टर 25 मई को ऑन सिलेक्टेड रूट्स। और ये इन्फॉर्मेशन सभी जो एविएशन कंपनी है उन सभी को दे दी गई है। हरदीप सिंह पुरी जी के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल फ्लाइट जो बंद की गई थी वो की गई थी 23 मार्च को। मीन्स 23 मार्च को जो बाहरले देशों से फ्लाइट्स आ रही थी इंडिया में उनको बंद कर दिया गया था, जो इंडिया से फ्लाइट बाहरले देशों में जा रही थी उनको बंद कर दिया गया था। अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कब बंद किया गया था? 25 मार्च को। इंटरनेशनल फ्लाइट की बात करें तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एक और हम ऐड करना चाहते हैं। इसके अधीन कुछ फ्लाइट्स चली थी बीच में, वो चली थी वंदे भारत मिशन के अंडर, वंदे भारत मिशन 1 के अंडर एंड वंदे भारत मिशन 2 के अंडर अभी चल रही है। और एक और मिशन था इसमें समुद्रा सेतु। इंडियन कोविड-19 क्राइसिस के कारण फंस गए थे अलग अलग कंट्रीज में, उनको लाने के लिए कुछ फ्लाइट्स भेजी गई थी अलग अलग कंट्रीज में, उनको लाया गया था वंदे भारत मिशन के अधीन। जब इंडियन फ्लाइट्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा गया था वहां से इंडियन को लाया गया था, उस मिशन को बोला गया था वंदे भारत मिशन 2 और वंदे भारत मिशन 1। इसमें एक और ऐड करते हैं हम, समुद्रा सेतु भी था जिसमें हमारा जलसरा और मगर नाम के 2 शिप गए थे अलग अलग कंट्रीज में, इंडियन जो फंस गए थे वो भी गए थे, उनको लाया गया था समुद्रा सेतु मिशन के अधीन। वो भी वंदे भारत मिशन 1 के साथ ही जोड़ा गया था, वंदे भारत मिशन 1 और समुद्रा सेतु के साथ ही उनको जोड़ा गया था। अभी हम बात करें इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब बंद हो गई थी? 23 मार्च को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी। और डोमेस्टिक फ्लाइट्स कब बंद हुई थी? 25 मार्च को डोमेस्टिक फ्लाइट्स बंद कर दी गई थी भारतीय एविएशन मिनिस्टर द्वारा। और ये होगी बात एविएशन की। डोमेस्टिक फ्लाइट्स कब शुरू हो रही है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच प्रेसिडेंट लॉसेस मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, हु इज प्रेसिडेंट? फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संसद में बहुमत खो दिया है। और फ्रांसीसी राष्ट्रपति कौन है? ये हमारा 4th क्वेश्चन था कल। इमैनुअल मैक्रोन इसका आंसर था। और इनके जो 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मींस एमपी थे, उन्होंने इनकी पार्टी छोड़ के, LREM पार्टी छोड़ के और दूसरी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। पहले हम LREM की फुल फॉर्म जानते हैं। LREM की फुल फॉर्म क्या है? ला रिपब्लिकी एन मोर्चे, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इनके जो 7 पार्लियामेंट के मेंबर थे, मींस इनके एमपी थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी इंडिपेंडेंट पार्टी, इकोलॉजी डेमोक्रेसी सॉलिडरी, ये इन्होंने पार्टी वहां पे ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले हम फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और इसकी लैंग्वेज है मेनली फ्रेंच। फ्रेंच वहां पे बोली जाती है। करेंसी है वहां की यूरो। और यूरो कहाँ की करेंसी है? पूरे यूरोप की करेंसी है यूरो। और यूरो किसके अधीन है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर ये आ रही है। ये होगी बात फ्रांस के प्रेसिडेंट की, जिन्होंने मेजोरिटी खो दी है। किसके कारण? उनके जो 7 एमपी थे वो किसी और पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, विच IIM स्टार्टेड EMBA? किस IIM ने EMBA शुरू किया? इसका आंसर था रायपुर छत्तीसगढ़ के IIM ने EMBA शुरू किया गया है। उससे पहले हम जानते हैं IIM की फुल फॉर्म क्या है। IIM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इससे पहले EMBA एक और जो IIM है उसने शुरू किया था, उसका नाम था IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने 2017 में EMBA शुरू किया था, मगर उसमें एक कंडीशन थी, व्यक्ति है जो स्टूडेंट है उनका उसको एक सेंटर के अंदर जाके क्लासेस लगानी पड़ती थी। मगर इसमें जो 2020 में इन्होंने IIM ने EMBA शुरू किया है वो किया गया है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन इनकी क्लासेस अटेंड कर सकता है। और ये होगी फुली ऑनलाइन के अधीन ये इसको लाया गया है। और उन्होंने बोला उनको ये आइडिया आया कोविड-19 क्राइसिस में, अभी जो हम क्लासेस लगा रहे हैं ऑनलाइन उसके अधीन उनको ये आइडिया आया और उसके अधीन ही उन्होंने इसको शुरू किया गया। और ये जो EMBA होगी ये होगी फॉर 2 ईयर्स। मोस्टली MBA 2 ईयर्स की होती है और ये भी होगी 2 ईयर्स की। और इसमें उन्होंने 90 सीट्स दी गई हैं व्यक्ति के लिए। यदि कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए 90 सीट्स होगी। ये जो एडमिशन की प्रोसेस है वो शुरू करेंगे जुलाई 2020 से, मींस इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमिंग मंथ। अभी मई है, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई आएगा। इन द मंथ ऑफ जुलाई वो इसकी एडमिशन की प्रोसेस शुरू कर देंगे। इसके बाद एक इंटरेस्ट टेस्ट रखा जाएगा। इंटर टेस्ट में रखने के बाद जो बैच होगा वो शुरू करेंगे अक्टूबर 2020 में। और इसकी फीस उन्होंने बताई गई है 10 लाख इसकी फीस रहेगी और जो 40% कम रहेगी जो स्टूडेंट कैंपस में आकर पढ़ रहे हैं उनसे।
मीन्स जो कैंपस में आकर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए फीस क्या है, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख, और इनके लिए फीस रहेगी 10 लाख के करीब। ये होगी बात ईएमबी की। और कौन सा आईआईएम इसको शुरू कर रहा है, रायपुर आईआईएम इसको शुरू कर रहा है ईएमबीए को। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइक्लोन हिट बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कौन सा चक्रवात आया? इसका आंसर था अम्फान। अम्फान ने हिट किया है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार को। इसके अलावा उसने एक और कंट्री को हिट किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की बात करें तो उसकी कैपिटल कौन सी है? ढाका। और ढाका के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी। और ब्लू अलर्ट दे दिया गया था बिहार को, और ऑरेंज अलर्ट दे दिया गया था वेस्ट बंगाल को। और इसकी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 100 किलोमीटर प्लस इसकी स्पीड आ रही है अभी तक। चलिए इसके बाद होगी बात हमारे कौन सा साइक्लोन हिट कर रहा है बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत से WHO के कार्यकारी बोर्ड का अगला अध्यक्ष कौन होगा? इसका आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, जूनियर हेल्थ मिनिस्टर है, वो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और ये ज्वाइन कर सकते हैं 22 मई को WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और अभी इनको जो फेवर में किया था 194 कंट्रीज ने इनको फेवर किया था, वो हमारे WHO के एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन सकते हैं। और ये उनको टेन्योर दिया गया है 3 साल के लिए। मीन्स वो 3 साल के लिए WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन रह सकते हैं। और ये करेंगे डॉक्टर टेड्रोस के साथ काम। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो है डॉक्टर टेड्रोस। इनके पास जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? 34 मेंबर की एक टीम रहेगी जो स्पेशलाइज्ड होगी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। चलिए जानते हैं WHO की डिटेल क्या है, WHO में कौन कौन सा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके बारे में डिटेल जानते हैं। WHO का फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। और इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी फॉर्मेशन हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी 1948 में। उसके जो टोटल मेंबर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वो भी इसके मेंबर हैं। 194 कंट्रीज इसकी मेंबर है। इसके बाद चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक पे आपको आज की पीडीएफ मिलेगी और सेकंड लिंक पे आपको डेली की पीडीएफ मिल सकती है, जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।